नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको जो आपके हिंदी का जो गद्य भाग है उसके समस्त जो कवि हैं उनके बारे में है वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना गाइज। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप यदि ये वीडियो आपने देख लिया ना, तो पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके जो इसमें से जो कवि परिचय आएगा ना हिंदी अनिवार्य में, वो उसके 5 नंबर पक्के हैं। आज की इस वीडियो में हम गद्य खंड के जितने भी कवि हैं उनका इस वीडियो के माध्यम से है वो आज हम संपूर्ण सॉल्यूशन, संपूर्ण जो कवि है आपके उनका इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और यदि आपके साथ जो पढ़ने वाले जो आपके सहपाठी हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि गद्य खंड के संपूर्ण कवियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं, यदि आपके गद्य खंड के प्रथम कवि माने जाए तो महादेवी वर्मा है। यहाँ पर महादेवी वर्मा आपके फर्स्ट में आते हैं। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। सर्वप्रथम इसको एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे प्रकार से, ताकि आपको अच्छे प्रकार से बता सकें। चलिए हम इसको एडजस्ट कर चुके हैं। तो सर्वप्रथम आपके महादेवी वर्मा है इसके अंदर। तो महादेवी वर्मा का हम कवि परिचय शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको इसी प्रकार से हेडलाइन लगा करके, इसी प्रकार के पॉइंट बना करके यदि आप बोर्ड परीक्षा में लिख करके आओगे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट बात करते हैं कि महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये बात आपको क्लियर रखना है कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि हिंदी साहित्य में है वो रेखा चित्र एवं संस्मरण विधा को आगे बढ़ाने में इनका है वो अनुपम योगदान रहा है। ये बात आपको लिखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये छायावादी युग की नारी संवेदना से मंडित कवित्री रही है, यानी नारी छायावादी युग की ये कवित्री है और नारी संवेदना से ही मंडित है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनकी जो कविताओं में है वो आंतरिक वेदना और पीड़ा की जो मार्मिकता होती है ना, वो इसके अंतर्गत है वो अभिव्यक्त हुई है। नेक्स्ट हम इसकी इम्पोर्टेंट जो चीज होती है ना, उसको आपको क्या रखना है कि संपूर्ण जो कवि है ना उनकी जो रचनाएं है ना वो आपको याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो निहार है, निर्जा है, रश्मि है, दीपशिखा है। ये इनके काव्य संग्रह है। ये इनके क्या है? ये इनके काव्य संग्रह है जो आपको ध्यान रखना है। निर्जा, रश्मि और दीपशिखा ये इनके काव्य संग्रह है। नेक्स्ट बात करते हैं स्मृति समर्ति स्मृति और स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार ये इनके हैं। संस्मरण और रेखा चित्र है। और भारतीय संस्कृति के स्वर ये इनके निबंध संग्रह है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी है कि ज्ञानपीठ ये जो पुरस्कार थे कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, भारत भारती पुरस्कार मिला था तथा पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं जैनेन्द्र कुमार। तो ये आपको महादेव वर्मा क्लियर हो चुका होगा। यदि नहीं हुआ है तो आप वीडियो स्किप कर करके आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आपको पॉइंट बना करके लिख करके आना है। नेक्स्ट बात करते हैं जैनेन्द्र कुमार की। तो जैनेन्द्र कुमार का जो जन्म है वो 1905 ईस्वी में हुआ था और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। जैनेन्द्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। इसी प्रकार से आपको लिखना है। जो आपको हेडलाइन जो यहाँ पर दी गई है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। और ये गांधी जी के आह्वान पर है वो अध्ययन छोड़कर है वो असहयोग आंदोलन में है वो सक्रिय हुए थे, यानी उन्होंने अपना जो अध्ययन था वो बीच में छोड़ दिया था और गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में ये कूद पड़े थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके आजीविका के लिए जैनेन्द्र जी ने है वो स्वतंत्र लेखन यानी लेखन कार्य है वो प्रारंभ कर दिया था तथा अनेक जो पत्रिकाएं थी उनका भी इन्होंने है वो संपादन किया था और इन्हें साहित्य अकादमी और भारत भारती पुरस्कार तथा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये तीनों पुरस्कार आपको अच्छे प्रकार से याद होने चाहिए सभी कवियों का। और
किस पर कौन सा पुरस्कार मिला था वो भी आप याद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा यदि वहां पर आप लिखोगे, लेकिन इस प्रकार आपको याद तो ये तो करना ही है कि कौन से कवि को कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट इसकी प्रमुख जो बात है, प्रमुख रचनाएं हैं वो बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सभी की याद करनी है। तो इसका कोई आपको, यदि आप ये कमेंट करोगे कि इनकी रचनाएं हैं उनको किस प्रकार से याद करें, उसका भी आप सॉल्यूशन बताएं, तो हम, यदि आप कहेंगे कमेंट करेंगे तो हम इसका भी सॉल्यूशन लेकर के आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख इनकी जो रचनाएं हैं उसमें है सुनीता, परख, जयवर्धन, कल्याणी। ये इनके है क्या है, ये इनके उपन्यास है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। सुनीता, परख, जयवर्धन, कल्याणी ये इनके उपन्यास है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है एक रात, दो चिड़िया, फांसी, पाजेब। ये इनकी कहानी संग्रह, ये इनके क्या है, ये इनके कहानी संग्रह है। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या पॉइंट दिया गया है कि प्रस्तुत जो प्रश्न है वो जड़ की बात, सोच विचार, समय और हम, ये इनके क्या है, निबंध संग्रह है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं कौन से कवि हैं। ये आपको उम्मीद करते हैं ये दोनों कवि, एक कवियत्री महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। थर्ड नंबर पर है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। थर्ड नंबर पर है धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद नगर में सन 1929 ईस्वी में हुआ था। और अभ्युदय और संगम पत्रों का इन्होंने क्या क्या किया था, संपादन किया था। अभ्युदय और संगम पत्रों का इन्होंने क्या किया, संपादन करने के बाद इन्होंने क्या किया कि ये प्रयाग विश्वविद्यालय में है वो हिंदी के प्राध्यापक बने थे। और धर्मयुग पत्रिका का इन्होंने है वो संपादन है वो किया था। नेक्स्ट है कि इन्हें दूसरा सप्तक के कवियों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था, याद रखना। और इनकी रचनाओं में सामाजिक चेतना के साथ संगीत की लय भी मिलती है। नेक्स्ट है कि इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान, साहित्य जगत के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार से भी ये पुरस्कृत हुए थे, इन्हें प्राप्त हुए थे ये। नेक्स्ट इनकी रचनाएं की बात करें तो इनकी रचनाएं इस प्रकार है कि सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, इनके दो काव्य संग्रह है। सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा काव्य संग्रह इनके। और सूरज का सातवां घोड़ा, मुद्रा का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये इनके कहानी संग्रह है। ये आपको विशेष रूप से याद करने हैं। नेक्स्ट इनके निबंध संग्रह की बात करें तो निबंध संग्रह है थैले पर हिमालय निबंध संग्रह है। नेक्स्ट यहाँ पर यह आपको क्लियर हो चुका होगा, अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं फणीश्वर रेणु की बात करते हैं। तो फणीश्वर जो रेणु थे उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था ओराही हिंगना में, जो पूर्णिया जो जिला है, जो अब क्या है वो अररिया है और बिहार में है ये। और सन 1921 ईस्वी में इनका जन्म है वो हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लेने से पढ़ाई बीच में ही छोड़कर राजनीति में रुचि लेने लगे। और ये प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक तथा सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रहे। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनका प्रमुख रचनाएं थी मेला अंचल, जुलूस, कितने चौराहे, उपन्यास है ये सभी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक कहानी संग्रह है। और यहाँ पर क्या है, वन तुलसी की गंध संस्मरण है इनका, नेपाली क्रांति कथा, ये रिपोर्टाज है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन है, विष्णु खरे की बात करते हैं अब। तो विष्णु खरे का जन्म हुआ था 1940 ईस्वी में और छिंदवाड़ा यानी जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है वहां पर हुआ था। और ये विश्व सिनेमा के गहरे जानकार और पिछले कई वर्षों से सिनेमा की जो विद्या थी उन पर लगातार गंभीर लेखन कर रहे थे। और विदेश प्रवास के दौरान ये क्या है कि प्राग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की जो
सदस्यता थी वो प्राप्त कर संसार भर की जो सैकड़ों फिल्में थी उनको देखा, और यहाँ से उन्होंने सिनेमा लेखन है वो प्रारंभ कर दिया था। और इन्होंने दिनमान, जनसत्ता, हंस नव भारत टाइम्स आदि पत्र पत्रिकाओं का है वो इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। पत्र पत्रिकाओं में है वो क्या है आगे कि पत्र पत्रिकाओं में इनका है वो सिनेमा विषय के लेखन प्रकाशित हुआ था, लेखन प्रकाशित हुआ था इन पत्रिकाओं में इनका। ठीक है, प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं कि खुद अपनी आंख से नेक्स्ट है सबकी आवाज के पर्दे में, नेक्स्ट है पिछला बाकी, ये इनके कविता संग्रह हैं। सिनेमा पढ़ने के तरीके, ये चाकू समय आदि। इन्हें हिंदी अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ था, शिखर सम्मान प्राप्त हुआ था, मैथिली शरण गुप्त सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ था, रघुवीर साय सम्मान प्राप्त हुआ था आदि से ये पुरस्कृत होने का इन्हें है सुअवसर है वो मिला था। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा विष्णु खरे। नेक्स्ट बात करते हैं रजिया सजाद जहीर की। तो रजिया सजाद जहीर का जन्म 1907 ईस्वी में अजमेर में हुआ था, राजस्थान अजमेर में हुआ था। अजमेर राजस्थान में आता है, राजस्थान का एक जिला है, आप सभी को मालूम है। इनकी नियुक्ति सन 1965 ईस्वी में सोवियत सूचना विभाग में हुई थी। आधुनिक ये उर्दू कथा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कहानी और उपन्यास के अलावा बाल साहित्य भी लिखा है, इन्होंने लिखा है। रजिया जी की जो कहानियां हैं उनमें सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास हुआ है। प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं कि जरफ गुलाब उर्दू कहानी संग्रह है, केवल आपको एक याद रखनी है, जरफ गुलाब उर्दू कहानी संग्रह। नेक्स्ट देखते हैं, इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, अखिल भारतीय लेखन और संघ अवार्ड का सम्मान पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन से, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है में सन 1907 ईस्वी में हुआ था, और सन 1985 ईस्वी में द्विवेदी जी है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है वो हिंदी के प्रोफेसर बने थे। 1985 ईस्वी में ही ये है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है वो प्रोफेसर है वो ये बने थे। और भारत सरकार में भी इन्होंने है वो सेवाएं दी थी। द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष तथा पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। ये संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं, आदि भाषाओं तथा इतिहास, संस्कृति, दर्शन, ज्योतिष, आधुनिक ज्ञान विज्ञान आदि में दक्ष रखते थे। यानी इनको बहुत ही नॉलेज था, जो इतिहास था, जो संस्कृति थी, जो दर्शन था, जो ज्योतिष थे, उनमें आधुनिक जो ज्ञान विज्ञान था ना, उनमें ये बहुत ही निपुण थे, बहुत ही दक्ष थे, इनको पूर्ण रूप से इनका है वो ज्ञान था। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं की। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, विचार और वितरक, विचार प्रवाह है ये निबंध संग्रह है, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा उपन्यास है ये, सूर्य साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, कालिदास की लालित्य योजना इत्यादि। नेक्स्ट है कि इन्हें साहित्य अकादमी ने विशिष्ट पुरस्कार से है वो विशिष्ट जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था इन्हें, और भारत सरकार ने पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है हमारा अंतिम और बहुत ही इंटरेस्टिंग है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो इनके बारे में तो आपको पता भी होगा, इन्हें संविधान लिखने के संबंध में इनको याद किया जाता है। ये संविधान लिखने वालों में से एक थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो इनका नाम बहुत ही गर्व के साथ लिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश महू में हुआ था, और वे इतिहास, मीमांसा, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद,
तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे थे। समाज और राजनीति में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने है वो अछूत स्त्रियों मजदूरों को मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए है वो अत्यधिक इन्होंने है वो संघर्ष किया था। ये भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक थे। डॉक्टर अंबेडकर जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से अलगाव त्याग कर बुद्ध के समतावादी दर्शन की ओर उन्मुख हुए थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी ये बन गए थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट इन इंडिया, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन और लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये इनकी पुस्तक एवं भाषण है वो थे। और इन्होंने है वो बहिष्कृत भारत जनता पत्रिका का है वो संपादन किया था और हिंदी में इनका संपूर्ण साहित्य भारत सरकार द्वारा है वो प्रकाशित किया गया। भारत सरकार द्वारा इनका हिंदी में है वो संपूर्ण साहित्य है वो प्रकाशित किया गया। तो ये थे आपके गद्य खंड के संपूर्ण कवियों का कवि परिचय। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चे गरीब परिवार से हैं, जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, जिनके टीचर्स नहीं हैं, उनके लिए उन तक ये वीडियो पहुंचाने का मेरा ये प्रयास है। आप सभी का इसमें योगदान बहुत है, क्योंकि मेरा तो केवल इतना ही योगदान रहता है कि वीडियो बना दिया, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। तो आपका इसमें योगदान क्या होता है कि आप अपने साथ वाले होते हैं ना, उनको वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए।